चलो, आज का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम लोगों की सारे बच्चों की परीक्षा हो रही है, जिसमें 11th का परीक्षा और 12th का परीक्षा चल रहा है कंटिन्यू, जिसमें मेजर सब्जेक्ट्स उनके समाप्त हो गए हैं। अब जो है क्लास 10th और 9th की परीक्षा होने वाली है। परीक्षा में सब हम लोग स्कूल में किताब के चैप्टर को पढ़ लेते हैं, प्रश्न उत्तर को भी ध्यान में नहीं रखते हैं, लेकिन कहानी पढ़ाया जा चुका है बहुत सारी, हमको उम्मीद है कि उसी के अंदर आ जाएगा। लेकिन सबसे मेजर चीज़ है, वो चीज़ है निबंध। ठीक है ना। हम लोग जो सेंटेंसेस क्रिएट करना सीखे टेंस के थ्रू या किसी स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्चर हम पढ़ते क्यों हैं? वाक्य की संरचना को स्ट्रक्चर बोला गया है। ठीक है ना। वाक्य पढ़ते ही हैं कुछ लिखने के लिए या कुछ बोलने के लिए। या तो हमको कुछ लिखना है या तो कुछ बोलना है। लिखने में मेरा प्रश्न उत्तर भी आता है, लेकिन चूंकि हम लोग सीरियस हुए हैं आज और अभी, जबकि हमें क्लास 3 में ही सीरियस हो जाना चाहिए था। बिहार में अंग्रेजी शिक्षकों की कमी के कारण आज बच्चों की अंग्रेजी अच्छी नहीं रही है, लेकिन तुम लोग भाग्यशाली हो कि शुरू से अंग्रेजी पढ़ने का मौका मिला और बहुत सारे स्ट्रक्चर तुम लोग पढ़ चुके हो। हमको उम्मीद है कि जो प्लस टू जाते जाते जो बच्चों की दशा, अभी की करंट की दशा है बहुत स्कूलों की, जो कुछ लिखना भी नहीं जानते हैं, तो उनमें से तुम्हारी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम आज एसेस के बारे में कुछ चर्चा करेंगे और इसमें दिखाएंगे कि देखो हम लोग जो पढ़े उसमें सिर्फ वर्ड्स की कमी हमारे पास अब रह गई। हम पकड़ लिए कि यहाँ पर जो है ताल लगा हुआ है, प्रेजेंट का व्यवहार करेंगे, जिसमें नाउन एडजेक्टिव है तो उसमें इज आर एम का प्रयोग करके बनाएंगे। ये स्ट्रक्चर दिखाने के लिए आखिर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट होना चाहिए ना। तो जिसमें एक प्रोजेक्ट हम दिखाए कंप्रीहेंशन की, तो कंप्रीहेंशन तो बनाया है, इसमें हम इस तरह से कुछ पॉइंट को लाए हैं ताकि तुमको निबंध कैसे लिखा जाता है, क्या क्या पॉइंट होना चाहिए, सिर्फ देखना। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर निबंध की एक परिभाषा भी लिखी हुई है। एन एसे इज ए शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट. It expresses the writer's idea, thoughts and feelings in a clear and organized manner. An essay usually has 3 parts: introduction, body and conclusion. अब इसका हम हिंदी भी नीचे डाल दिए हैं कि ये हम जो लिखे इसका क्या अर्थ हुआ। निबंध किसी विशेष विषय पर लिखित एक लघु रचना है। इसमें लेखक के विचार, मतलब तुम भी एक लेखक हो। जब तुम ऐसे लिखोगे, कहानी लिखोगे, कंप्रीहेंशन बनाओगे या अपने विचार को जब भी प्रकट करोगे, तो यू विल बी द राइटर और अ थिंकर। ठीक है ना। तो इसमें लेखक के विचार, भावनाएं और राय स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत की जाती है। निबंध में सामान्यतः 3 भाग होते हैं: भूमिका, मुख्य भाग और उपसंहार। जो यहाँ पर हम लिखे, भूमिका इंट्रोडक्शन है ना, फिर उसके बाद लिखी हुई है मुख्य भाग बॉडी, और उपसंहार का अर्थ हुआ कंक्लूजन। ये निबंध के भाग हुए। क्लियर है। अब यहाँ पर दिया सिंपल वे टू रिमेंबर, इसको कैसे याद करेंगे। इंग्लिश एसे में लिखा हुआ थॉट्स ऑर्गेनाइज्ड राइटिंग, मतलब विचार और व्यवस्थित लेखन ही निबंध कहलाती है। अगर हम उतना बड़ा याद नहीं रखे तो ये याद रहेगा, निबंध इक्वल टू विचार। हमको पहले मन में सोचना है क्या लिखना है, और मन इतना चंचल है कि अगर मन को निर्देशन दे दिया जाए, मन को अगर किसी के निर्देश से चलाते हैं तो तुम्हारा फोकस बन जाएगा। अगर हम बोलेंगे कल्पना करो कि तुम एक गाय को देख रहे हो, तो तुम्हारे सामने एक वाइट तरह की गाय या और काली कलर की गाय तुम्हारे दिमाग में बनने लगेगी। ठीक है ना। अब क्या दिख रहा है हमको? गाय दिख रहा है, उसकी आंखें दिख रही है, उनके सींग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना। तो वो इमेज तुम्हारे दिमाग में बनने लगा तुरंत। फिर अगर बदल देंगे कि अपने इस क्लासरूम का एक दृश्य नज़र में लाओ, तो तुरंत तुमको बोर्ड आ जाएगा, बेंच टेबल आ जाएगा, टीचर सामने आ जाएगा, पढ़ाते हुए नज़र में आने लगेगा। तो इस तरह का मन जो है कितना सेकंड में वहाँ पहुँच गया। तो विचार आया, अगर हम अपने उसी विचारों को या उन्हीं विचारों को वाक्यों में पिरोने लगे, लिखने लगे,
तो वो निबंध हो जाएगा। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ निबंध, निबंध के कितने प्रकार हैं? निबंध के प्रकार को समझने के लिए हम इसके नीचे सबसे पहले आते हैं, एक ही जगह किया हुआ। पहला है डिस्क्रिप्टिव एसे, जिसको बोलते हैं जिसमें हमको डिस्क्राइब करना होगा। नरेटिव, जिसमें स्टोरी कुछ फिर आर्ग्यूमेंटेटिव, ओपिनियन और रीजन इसमें हम करेंगे। इंफॉर्मेटिव, फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन रहेगा। और रिफ्लेक्टिव, पर्सनल थॉट्स रहेगा। ये इतने प्रकार के निबंध हो सकते हैं। इसको विस्तृत रूप से यहाँ से हम अलग अलग करके बताएं। डिस्क्रिप्टिव एसे, वर्णनात्मक निबंध, डिस्क्राइब्स अ पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट और इवेंट इन डिटेल। क्या हुआ? किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या घटना का विस्तृत वर्णन इसमें हम करते हैं। किसमें? डिस्क्रिप्टिव एसे में। जैसे माई स्कूल, माई फेवरेट टीचर, इंडियन फेस्टिवल्स एटसेट्रा। ठीक है। नरेटिव, कथात्मक, मतलब उसमें हो सकता है कि स्टोरी कुछ मिक्स हो। टेल्स ए स्टोरी और एक्सपीरियंस इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, किसी घटना या अनुभव की कहानी समय क्रम में बताना। जैसे एक यात्रा, यादगार दिन, ठीक है ना, हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। अब हैप्पीएस्ट डे है, कहानी रचेंगे, है ना। इट वॉज द टाइम ऑफ दैट डे व्हेन आई वॉज द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th, है ना। मैं उस दिन को याद कर रहा जो मैं 5वीं कक्षा का विद्यार्थी था, है ना। आई स्टूड फर्स्ट in my batch in that class. I had my marks card and reached before my father. My father became very happy and, है ना। अब वहाँ का एक्सपीरियंस हम शेयर कर रहे हैं, है निबंध ही, लेकिन वहाँ कहानी में सेट कर लिए, तो उसको क्या बोलेंगे? नैरेटिव एसे। या यात्रा, कभी दिल्ली गए थे, दिल्ली में लाल किला घूमने गए, सुबह उठे, मेट्रो में गए, वहाँ पहुँचे तो मेट्रो की गाड़ी निकल गई थी, 1 घंटा के बाद फिर दूसरा मेट्रो आया, तो कहानी बन गई ना। कभी हॉस्टल में रहते थे, मेला देखने गए थे, कुछ घटना देख करके द्रवित हो गए, तो इस तरह का यादगार दिन होता है। आर्ग्यूमेंटेटिव या ओपिनियन एसे, तर्कपूर्ण निबंध, इसका अर्थ हुआ प्रेजेंट्स आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक एंड concludes with the writer's opinion, किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करना और अंत में लेखक की राय, इसको क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंटेटिव एसे और ओपिनियन एसे। तो इसमें जैसे शिक्षा का महत्व है ना, अब वहां पर इंपॉर्टेंस हमको दिखाना पड़ रहा है, प्रदूषण, पोल्यूशन, इंटरनेट एटसेट्रा। अब है इंफॉर्मेटिव एक्सपोजिटरी एसे, जानकारी पूर्ण निबंध। इसमें ध्यान रखना है, वर्ड्स भी है। हमको उम्मीद है कि अगर नोट्स बना लेते हो तो तुम्हारे लिए बेनिफिट है, क्योंकि इसमें वर्ड्स भी आ रहा है ना। इंफॉर्मेटिव का क्या अर्थ हुआ? अब यहाँ लिखा हुआ जानकारी पूर्ण, या उसका साइनो क्या यूज किया गया है? एक्सपोजिटरी एसे। अब तो ये तो हम जनरल जानते नहीं है, वर्ड आया तब यहाँ पर चर्चा की है। ऐसे तो अंग्रेजी में खाली लिखते तो समझ में नहीं आती, यहाँ पर सारा चीज़ नोट्स बना हुआ है। हमको उम्मीद है कि निबंध का कॉपी फ्रेश करके इसको राइटिंग कर लेना है। अब इसमें गिव्स फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन अबाउट अ टॉपिक, किसी विषय पर तथ्य, जानकारी या विवरण देना, जैसे चुनाव, सौरमंडल, जल संरक्षण एटसेट्रा। ये प्रश्न आता है, इलेक्शन, सोलर सिस्टम, वाटर कंजर्वेशन, ये सब जो है निबंध हम जानकारी हमें चाहिए। आगे है रिफ्लेक्टिव और पर्सनल एसेस, व्यक्तिगत निबंध जो तुमसे रिलेटेड है। एक्सप्रेसेस पर्सनल फीलिंग्स, एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्शन, जैसे माई हॉबीज़, ये दूसरे से मतलब नहीं है, तुम्हारा पर्सनल चीज़ से मतलब है। माई एम्बिशन, माई फेवरेट बुक, ये एटसेट्रा। ठीक है। अब यहाँ पर हम वो शुरू में ही बता दिए थे, उसको एक जगह करने का, सब कुछ वही है इसी में। अब यहाँ से चलेंगे, कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल रखें। मान के चलिए चुनाव आने वाला है, चुनाव पर आ गया, 11th में पूछा गया है, हो सकता है कि 9-10 में भी पूछा जाए, या और एग्जाम में हमको जानकारी से पर्पज से मतलब है। देखो, इलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग
रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द गवर्नमेंट। चुनाव सरकार के लिए प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया है। डेफिनेशन दिया हुआ है ना। अब ये प्रक्रिया है, जैसे हम टेंस का परिभाषा पढ़ते हैं, टेंस शोज द टाइम ऑफ एक्शन, है ना, क्रिया करने में जो समय लगता है उसे टेंस कहते हैं। तो पढ़े ना उसका भी, तो इलेक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। इलेक्शन इज ए प्रोसेस ऑफ चूजिंग रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर द गवर्नमेंट। चुनाव सरकार के लिए प्रतिनिधियों को चुनने की एक प्रक्रिया है। क्लियर है? एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स हैज द राइट टू वोट। एकदम छोटा छोटा लाइन, जिसमें नाउन एडजेक्टिव है वही है, इजारम, मैं प्रसन्न हूँ, मैं एक लड़का हूँ, वह दुखी है, वही लाइन है। बशर्ते कि ये जो इसको पिरोया गया है कहीं काके की प्रीपोजिशन को लगाया गया है, कहीं हो सकता है क्लाउज आ जाए। एवरी सिटीजन, है ना, हर नागरिक यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका अर्थ हुआ है एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स, 18 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक हैज द राइट, अधिकार है, मतलब मेरे पास एक कलम है, पढ़े है ना, आई हैव ए पेन, आई हैव नो टाइम टू गो देयर, आई हैव मच टाइम टू टीच द स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो लाइकवाइज यहां पर आया ना, आइए क्या दिया हुआ है, एवरी सिटीजन अबव 18 ईयर्स हैज द राइट टू वोट। 18 वर्ष से अधिक आयु के हर नागरिक को मतदान का अधिकार है। इलेक्शंस आर हेल्ड टू फॉर्म लोकल, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट्स। चुनाव स्थानीय, राज्य और केंद्रीय सरकार बनाने के लिए आयोजित किए जाते हैं। क्लियर है? पीपल कास्ट दियर वोट्स टू चूज द बेस्ट लीडर्स। अब यहां पर ध्यान, इस लाइन को ध्यानपूर्वक, पहले एक सब्जेक्ट को चुनो। पीपल कास्ट दियर वोट्स टू चूज द बेस्ट लीडर्स, अर्थ हुआ लोग अपने वोट देकर सबसे अच्छे नेताओं का चयन करते हैं। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, कर्ता, भर1 और भर5। ठीक है ना। तो चयन करते हैं, ताहती है क्रिया, चयन करना क्रिया, पढ़ते हैं, जाते हैं, खेलते हैं, आया ना। तो आप पहले से पढ़ चुके हैं कि अगर सब्जेक्ट वहाँ पर प्लुरल होगा तो V1, सिंगुलर होगा तो V5, और अपवाद वाला होगा I और U तो V1 उसके साथ लगाते हैं। तो कौन कास्ट करते हैं, कौन चयन करते हैं? यहाँ पर लोग। प्रजातंत्र पढ़ा है ना सिविक्स में, डेमोक्रेसी के बारे में। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का कथन है, दिया गया है ना। द पीपल कास्ट देयर वोट्स टू चूज द बेस्ट लीडर्स। अर्थ समझ में आ रही है ना, टेंस आ रही है ना। सिर्फ हम लोग अब ध्यान रखना है, वर्ड्स को कलेक्ट करेंगे, सेलेक्टिव वर्ड्स को चुनेंगे, कौन कौन वर्ड्स का अंडरलाइन करेंगे। वर्ड से ही सिरदर्द है अंग्रेजी की। स्ट्रक्चर हम क्विक में पढ़ सकते हैं, वर्ड्स को चुनना पड़ेगा, कौन सा नया वर्ड्स आया। पीपल समझते हैं, कास्ट मतलब वोट गिराना के सेंस में है यहाँ पर। ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। वोटिंग इज ए सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है, फिर से इसको पढ़ते हैं। वोटिंग इज ए सीरियस रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी सिटीजन। मतदान प्रत्येक नागरिक की गंभीर जिम्मेवारी है, सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। ठीक है ना। अगर हम मतदान नहीं करेंगे तो सरकार का चुनाव, सरकार तो चुनाव हो जाएगा और हम मौका से चूक जाएंगे। हमें मतदान अगर हम लोग करेंगे, जब तुम लोग भी 18 साल के हो जाओगे, तो जाति वाति देख करके नहीं, बल्कि योग्यता देख करके हमें चुनाव करनी। क्योंकि चुनाव ढक के होती है, चुनाव के क्रम में कोई किसी को देखे नहीं और नहीं कि तुम पर दबाव कर सकता है कि आप हम ही को दीजिए। भले ही बहुत प्रोसेस लोग करते हैं चुनाव के समय में, है ना। गधे को भी बाप बनते देखा गया है ना। अब फिर उसके बाद मिलता नहीं। ठीक है। तो उसके मीठी मुस्कान पर नहीं जाना है। यू हैव टू डिसाइड द राइट पीपल। वो भले ही तुम्हारे कास्ट का नहीं हो, भले ही तुम्हारे अगल बगल का नहीं हो, अगर उसमें एबिलिटी है तो हमें वैसे व्यक्ति को ही चुनना है। यही प्रजातंत्र है। लेकिन जबरदस्ती, जोर जबरदस्ती, और इस क्रम में हमको किसी को, अपने घर में भी किसी सदस्य को नहीं बोलना है कि हम इसी को वोट देंगे, नहीं तो जान जाएगा कि ये वाला माहौल जो है इसके अगेंस्ट में जा रहा है, तो तुम पर दबाव बनाएगा जाकर।
कुछ आया समझ में? ठीक है ना। कभी वैसा निगेटिव आदमी आए तो उसी के पक्ष में बोलना है, और जब डिसीजन होगा तो उसमें देखा जाएगा। ये नियम ही है, जब वो पॉलिटिक्स खेल रहा है तो वाई डोंट यू, तुम फिर क्यों नहीं खेलोगे? यही नियम ही करता है लोग कि नहीं ना हम तो आप ही को देंगे, है ना, आपको छोड़ के कोई जीतेगा क्या? ठीक है, बस हो गया काम खत्म, बाद में देखा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो ये एजुकेशन हम ले क्यों रहे हैं? शिक्षा इसी के लिए ले रहे हैं कि हमारा सरकार मजबूत हो, हमारी जो सरकार चयनित होकर के आएंगे हमारे क्षेत्र के लिए कार्य करेंगे। ठीक है ना, शिक्षा के बारे में सोचेंगे, स्कूल के बारे में सोचेंगे, हॉस्पिटल के बारे में सोचेंगे, स्वास्थ्य के बारे में सोचेंगे, और उनकी जानकारी भी अच्छी हो, एबिलिटी उनकी अच्छी हो। चलो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर द फाउंडेशन ऑफ डेमोक्रेसी। एकदम देखो कितना स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव है। इसमें कोई भी ऐसा लाइन नहीं है जो लग रहा है एकदम भारी भरकम लाइन यहां उठा के रखा गया। ठीक है ना। कैंडिडेट्स गिव स्पीचेज ऑन प्रोमिसेस टू गेट वोट्स। उम्मीदवार वोट पाने के लिए भाषण देते हैं और वायदे करते हैं, है ना। इस पर हमें कविता भी लिखे थे, कभी सुनाएंगे इस पर। ठीक है ना। उसकी एक लाइन है, अपने लिए जो कुछ नेता होते हैं अपने सेल्फिश के लिए, स्वार्थ के लिए जनता की जान ले लेते हैं। ठीक है ना, उनको दूसरा कुछ नहीं दिखता है। ठीक है ना। चलो आगे देखो, यहां तक समझ में आ गया। आफ्टर काउंटिंग द वोट्स द विनर इज डिक्लेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। मतगणना के बाद चुनाव आयोग द्वारा विजेता की घोषणा की जाती है। इलेक्शंस हेल्प पीपल टू पार्टिसिपेट इन द गवर्नमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। चुनाव लोगों की सरकार और देश के विकास में भाग लेने में मदद करते हैं। Therefore, every citizen should vote responsibility and encourage others to vote। इसलिए प्रत्येक नागरिक को जिम्मेदारी से मतदान करना चाहिए और दूसरों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समझ में आ गया ना। चलिए लाइन चलते हैं। अब कुछ है वो वाला लाइन अब खत्म करते हैं, इस लाइन पर चलते हैं, कुछ और देखते हैं। इंडियन फेस्टिवल्स हमारे सामने है। हो सकता है कि हमारी परीक्षा में फेस्टिवल संबंधी कुछ एसेज आ जाए। इसमें कोई भी ऐसा सजेशन नहीं है कि हम जो दे रहे हैं वो परीक्षा में आएगा। हमको लाइन चुनना है, हमने जो पढ़ा उस लाइन में से कुछ लाइन को लिख सकते हैं या नहीं। ठीक है ना। इंडिया इज ए लैंड ऑफ डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशंस। भारत विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। तो देख लो, डाइवर्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशन मतलब विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। यहां से लेकर जो डाइवर्स एंड कल्चर्स लिखा हुआ ट्रेडिशन, ये इसका लाइन का मीनिंग हो गया। ठीक है। फेस्टिवल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। इसमें कुछ ऐसे लाइन है, दीपावली भी आ गई थी यहीं से शुरू करेंगे, दशहरा भी आ गई थी यहीं से शुरू करेंगे, काली पूजा भी आ गई थी यहीं से शुरू करेंगे, सरस्वती पूजा आ गई थी यहीं से शुरू करेंगे। ये ऊपर वाला लाइन सब में चल जाएगा, चलेगा कि नहीं? है ना ये वाला भाग, ऐसे वाला ठीक है ना। तो फेस्टिवल्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कल्चर। त्योहार भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीपल सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विद जॉय, डिवोशन एंड यूनिटी। लोग त्योहारों को खुशी, भक्ति या श्रद्धा बोल सकते हैं और एकता के साथ मनाते हैं। सम पॉपुलर इंडियन फेस्टिवल्स आर दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस एंड छठ। कुछ लोकप्रिय भारतीय त्योहार हैं दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस और छठ। दीपावली या दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। देखो यहां से लाइन है, अगर इसको हम कमांड कर लेते हैं तो लगभग सब तरह का हम त्योहार इसी एक से ही काम चला सकते हैं अगर ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। तो दीपावली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज। दीपावली हिंदुओं का दीपों का त्योहार है। ठीक है ना। होली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स सेलिब्रेटेड विद द फन एंड स्वीट्स। होली त्योहार रंगों का त्योहार है जिसे खेल और मिठाइयों के साथ मनाया जाता है। ईद इज सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स विद प्रेयर्स एंड फीस्ट्स।
ईद मुसलमानों का त्यौहार है जिसे नमाज और दावत के साथ मनाया जाता है। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड बाय क्रिश्चियंस टू रिमेंबर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस ईसाइयों का त्यौहार है जो यीशु मसीह के जन्म को याद करने के लिए मनाया जाता है। ठीक है। छठ पूजा इज मैनली सेलिब्रेटेड इन बिहार एंड ईस्टर्न इंडिया टू वर्शिप द सन गॉड। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार और पूर्वी भारत में सूर्य देव की पूजा के लिए मनाई जाती है। फेस्टिवल ब्रिंग्स हैप्पीनेस, स्ट्रेंथन फैमिली बॉन्ड्स एंड प्रमोट सोशल यूनिटी। त्यौहार खुशियाँ लाते हैं, पारिवारिक संबंधों को मजबूत करते हैं और सामाजिक एकता को बढ़ावा देते हैं, बढ़ावा कर देते हैं, करते हैं। ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कितना महत्वपूर्ण है प्रेजेंट इंडेफिनिट, समझ में आ रही है ना? देयरफॉर फेस्टिवल्स आर द प्राइड एंड सोल ऑफ इंडियन कल्चर। इसलिए त्यौहार भारतीय संस्कृति का गर्व और आत्मा है। और देखते हैं कि इंटरनेट है, हो सकता है कि ये इस तरह का आ जाए। इंटरनेट इज ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स। इंटरनेट क्या है? कंप्यूटरों का एक वैश्विक नेटवर्क है। इट कनेक्ट्स पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। यह दुनिया भर के लोगों को जोड़ता है। इंटरनेट इज यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, एजुकेशन, बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट। इंटरनेट का उपयोग संचार, शिक्षा, व्यवसाय और मनोरंजन के लिए किया जाता है। थ्रू ईमेल, चैट एंड सोशल मीडिया पीपल कैन टॉक इंस्टेंटली। ईमेल, चैट और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग तुरंत बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैन स्टडी ऑनलाइन एंड गेट इन्फॉर्मेशन ऑन एनी टॉपिक। छात्र ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं और किसी भी विषय पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट ऑल्सो हेल्प्स इन ऑनलाइन बैंकिंग एंड शॉपिंग। इंटरनेट ऑनलाइन बैंकिंग और खरीदारी में भी मदद करता है। हाउएवर एक्सेसिव यूज ऑफ द इंटरनेट कैन बी हार्मफुल। हालांकि इंटरनेट का अत्यधिक उपयोग हानिकारक हो सकता है। पीपल शुड यूज इट वाइजली एंड सेफली। अब यहाँ पर सलाह दे दिया, ध्यान रखना, ठीक है ना? लोगों को इसका समझदारी और सुरक्षित तरीके से उपयोग करना चाहिए। इंटरनेट हैज़ मेड द वर्ल्ड स्मॉलर एंड लाइफ ईजियर। इंटरनेट ने दुनिया को छोटा और जीवन को आसान बना दिया, ठीक है। देयरफॉर इंटरनेट इज ए पावरफुल टूल ऑफ मॉडर्न लाइफ। इसलिए इंटरनेट आधुनिक जीवन का एक शक्तिशाली उपकरण है, ठीक है। चलो एक सीख लेते हैं, डिसिप्लिन। ध्यान रखो कि हम चाह रहे हैं कि आने वाले 2 इयर्स में हमारे छात्रों के पास इतनी अनुशासन होनी चाहिए कि उनको बताना नहीं पड़े। तुम लोग अपने से सिस्टमेटिक हो जाओ। एक बहुत जगह देखे होंगे कि बहुत ऐसे कीड़े, या यहाँ तो भैंस से तुम शिक्षा लो ना। मदर भैंस आगे आगे जा रही है और उसके पीछे जो है 50 भैंस चल रही है और वो उसको फॉलो करते हुए घर तक पहुँच जाता है। कैसे पहुँच, वो भी डिसिप्लिन फॉलो करता है। एक देखा होगा चींटी वगैरह, 2 चींटी आगे, उसके पीछे पीछे चींटी। तो उसको कौन डिसिप्लिन सिखाया, कौन स्कूल में पढ़ा है? अनुशासन जो है, अनुशासन अर्थ ही उसका है, अनु मतलब पालन करना, किसका? शासन का, है ना। अनुशासन का पालन हमको कहाँ नहीं करना चाहिए ये बताओ? हर जगह। घर में जगते हैं तो वहाँ भी अनुशासन का पालन करना है। ऐसा नहीं जगह जाके किसी से भिड़ गए, है ना। घर में भी प्रार्थना करने का नियम है, ठीक है ना। और प्रकृति से भी अनुशासन सीखो, ठीक है ना। अब मान के चलो कि अभी काफी गर्मी पड़ रही है और अचानक शीतलहरी चालू हो जाए, कितना आदमी बीमार होने लगेगा? क्योंकि ठंडी होगा, लेकिन ठंडी कैसे आएगी? धीरे धीरे, ठीक है ना। पहले तुमको उसको कंट्रोल, संयम को रखेगा, है ना। इसीलिए कहा गया, मेरे सर कहा करते थे, डिसिप्लिन इज द क्रीम ऑफ ह्यूमन लाइफ। इफ यू आर डिसिप्लिन्ड मीन्स our country is disciplined, our family is disciplined, our society is disciplined. So be self disciplined first of all. पहले क्या होना चाहिए? हमें स्वयं में अनुशासित होनी चाहिए, और स्वयं में अनुशासित होना देश के लिए सबसे बड़ी धरोहर है। और ऐसे बच्चे को भी, ऐसे बच्चों की कमी है हमारे समाज में, ठीक है ना। अब देखो, डिसिप्लिन मीन्स फॉलोइंग रूल्स एंड बिहेविंग प्रॉपरली। अनुशासन का अर्थ है नियमों का पालन करना और सही व्यवहार करना। इट इज नेसेसरी इन स्कूल, होम एंड सोसाइटी। यह स्कूल, घर और समाज में आवश्यक है। स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल एंड ओबे टीचर्स।
विद्यार्थियों को समय पालन करना चाहिए और शिक्षकों की बात माननी चाहिए। डिसिप्लिन हेल्प्स इन डेवलपिंग गुड हैबिट्स एंड कैरेक्टर। अनुशासन अच्छे आचरण और आदतें विकसित करने में मदद करता है। अ डिसिप्लिन्ड पर्सन रिस्पेक्ट अदर्स एंड वर्क्स हार्ड। अनुशासित व्यक्ति दूसरों का सम्मान करते हैं और मेहनत करते हैं, है ना। वो निकल गया मुंह से, तो वो आदर भाव से हम लिए। अनुशासित व्यक्ति मतलब उनको आदर करना चाहिए, है ना। अनुशासित व्यक्ति दूसरों का सम्मान करता है और मेहनत करता है, ये लिखा हुआ है। लेकिन अनुशासित हो गया ना, जो व्यक्ति अनुशासित हो जाए वो एक सम्मान्य व्यक्ति हो जाता है, इसलिए उनके लिए या आदर सूचक के लिए हमने करते हैं लगाए। हम फिर से आदर सूचक के रूप बोलेंगे, एक अनुशासित व्यक्ति दूसरों का सम्मान करते हैं और मेहनत करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। विदाउट डिसिप्लिन लाइफ बिकम्स क्योटिक एंड अनसक्सेसफुल। अनुशासन के बिना जीवन अव्यवस्थित, देखो क्योटिक, असफल हो जाता, अनसक्सेसफुल। डिसिप्लिन टीचेज पैशंस। डिसिप्लिन हमें क्या सिखाती है? धैर्य, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी यानी जिम्मेदारी, एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण सिखाता है। एवरीवन शुड फॉलो रूल्स एंड मेंटेन ऑर्डर। हर किसी को नियमों का पालन करना चाहिए और व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। डिसिप्लिन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ। अनुशासन जीवन में सफलता की कुंजी है। देयरफॉर वी मस्ट वैल्यू एंड प्रैक्टिस डिसिप्लिन डेली। इसलिए हम अनुशासन का या अनुशासन को महत्व देना चाहिए और रोजाना इसका पालन करना चाहिए। ठीक है, आगे दीपावली और छठ तक है, यहाँ तक हम थोड़ा सा दे देते हैं ताकि ये दोनों संभावित है, ठीक है ना। आगे मेरा टॉपिक्स भी है, और जो बच्चे जितना आज लिखे हैं इतना टॉपिक्स बोल लिया तो स्पोकन इंग्लिश का भी काम हो जाएगा। तुम्हारे पास हेल्प मिल गया। फेस्टिवल पर तुम क्या बोलोगे, डिसिप्लिन पर कैसे बोलोगे, इलेक्शन पर क्या बोलोगे, दिवाली पर कैसे बोलना है, छठ पर कैसे बोलना है, हम यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए, दिवाली मतलब दीपावली, दीपावली अगर दोनों को अलग अलग कर दो, दीपा मतलब दीप, डिबिया जिसको घर में बोलते हैं, वली, वली मतलब कतार, दीपों की कतार दीपावली कहलाती है। एकदम दिवाली इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ इंडिया। दीपावली भारत का एक प्रमुख त्यौहार है, और इसके संबंध में या संदर्भ में कहानी भी है कि जब राम रावण को मारकर फिर वापस अयोध्या लौटे थे तो उनके खुशी में हर जगह दीप जलाया गया था, ठीक है ना। अभी हमारा मंदिर बना है अयोध्या में, उस दिन भी हम लोग दीप जलाए थे, ठीक है। चलिए, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये ऐसा नहीं सोचना है कि हम सिर्फ हिंदू हैं तो ये जलाएंगे। हर व्यक्ति को खुशी जब हो जाए तो जरूर अपने अंदर में प्रकाश, क्या बोलेंगे, गुरु क्या करता है, तुम्हारे अज्ञानता अंधकार को दूर करके तुम्हें प्रकाश की ओर ले जाता है। तो प्रकाशित होना चाहिए कि नहीं, कि हम अंधकार में रहना चाहिए। जो नहीं जलाता वो अंधकार में है, सीधा एक लाइन है ना। जब तुमको ज्ञान मिले तो ज्ञान तो सबको मिल रहा है ना, ज्ञान तो ऐसा नहीं कि हिंदू को मिल रहा है मुस्लिम को नहीं मिल रहा है, उसको भी मिल रहा है। जब वो ज्ञानी हो जाए तो प्रकाश फैलाना चाहिए। भले ही हम दीपक नहीं जलाएंगे लेकिन कम से कम ज्ञान का प्रकाश तो फैला सकते हैं। अभी जो डिसिप्लिन सीखे या कुछ सीखे, हम शिक्षा बांट करके दीपक ही तो जला रहे हैं। शिक्षा का प्रसार क्या है, दीपक जलाना ही है, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इसे दीपों का पर्व भी कहा जाता है। दिवाली सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर एवरी ईयर। दीपावली हर साल अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है। पीपल क्लीन एंड डेकोरेट दियर होम्स एंड लैम्प्स एंड रंगोली। लोग अपने घरों की सफाई करते हैं और दीपक और रंगोली से सजाते हैं। ऑन दिस डे गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेश आर वर्शिप्ड। इस दिन लक्ष्मी जी और भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चिल्ड्रन एंजॉय बर्स्टिंग क्रैकर्स एंड ईटिंग स्वीट्स। बच्चे पटाखे फोड़ते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं। पीपल वियर न्यू क्लॉथ्स एंड विजिट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। लोग नए कपड़े पहनते हैं और मित्रों और रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं। दिवाली टीचेज द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। दीपावली अच्छाई की बुराई पर जीत का संदेश देती है। पीपल, वो तुम लोग सेट कर लेना, पीपल एक्सचेंज गिफ्ट्स एंड ग्रीटिंग्स विद लव एंड हैप्पीनेस।
लोग प्यार और खुशी के साथ उपहार और शुभकामनाएं देते हैं। देयरफॉर दिवाली इज ए फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, जॉय एंड टुगेदरनेस। इसलिए दीपावली दीप, खुशी और एकता का पर्व है। एक लास्ट है छठ पूजा, ठीक है। छठ पूजा इज फेमस फेस्टिवल ऑफ बिहार एंड ईस्टर्न इंडिया। छठ पूजा बिहार और पूर्वी भारत का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। इट इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड एंड छठी मैया, यह सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। छठ इज सेलिब्रेटेड फॉर 4 days विद ग्रेट डिवोशन। छठ पूजा 4 दिनों तक बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए। 4 दिन मतलब कद्दू भात, ठीक है ना। डिवोटीज ऑब्जर्व फास्ट ड्यूरिंग द फेस्टिवल। भक्त इस त्योहार के दौरान उपवास रखते हैं। दे टेक होली बाथ्स इन रिवर और पंड्स। वे नदियों या तालाबों में पवित्र स्नान करते हैं। देखो सब में तय है, ठीक है ना। प्रेयर्स आर ऑफर्ड, ये देखो पैसिव फॉर्म, दिया जाता है, या जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, ये तुम्हारा पैसिव फॉर्म हो गया। प्रेयर्स आर ऑफर्ड टू द सेटिंग एंड राइजिंग सन। डूबते और उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है। मतलब हम लोग पढ़ाए थे ना, पुरानी कार बेची जाती है, नई खरीदी जाती है, स्कूल में सेंटेंस प्रैक्टिस किए थे। स्पेशल प्रसाद लाइक ठेकुआ एंड फ्रूट्स आर प्रिपेयर्ड। ठेकुआ और फल जैसे विशेष प्रसाद बनाए जाते हैं। छठ टीचेस, देखो छठ क्या सिखाते हैं, डिसिप्लिन, फेथ, क्या सिखाते हैं, आस्था एंड रिस्पेक्ट फॉर नेचर, और प्रकृति के प्रति सम्मान सिखाती है। इट इज नॉट ओनली ए रिलीजियस फेस्टिवल बट ऑल्सो सिंबल ऑफ कल्चर यूनिटी। यह केवल धार्मिक त्यौहार नहीं है बल्कि सांस्कृतिक एकता का प्रतीक भी है। देयरफॉर छठ पूजा इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट जॉय एंड डिवोशन। इसलिए छठ पूजा बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपको लंबा लेक्चर आज सुनना पड़ेगा ऐसे के रूप में, लेकिन निबंध पर हमने बहुत सजेशन भी दे दिया। इसके सेंटेंसेस के भाव को देखिएगा, स्ट्रक्चर देखिएगा कि हमने जहाँ तक पढ़ा है उसी के अंदर आता है कि नहीं। इसमें बहुत सारा वर्ड्स है, ठीक है ना, बहुत सारा वर्ड्स है। इसको कलेक्ट करके इसको पूर्णतः संपूर्णतः फेयर करना है, और ये बोलने में भी माइक लगा के बुलवाएंगे सबको, ठीक है। चलो, धन्यवाद यहाँ तक के लिए।